उत्पादने भविष्यति, अवश्यमेव अवलोकयन्तु। गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा ने जारी किया संकल्प पत्र। समान नागरिक संहिता लागू करने के साथ 20 लाख रोजगार, इंफ्रा निर्माण के अलावा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने का किया वादा। आईआईटी की तर्ज पर गुजरात में 4 संस्थान खोलने का जताया संकल्प। संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति सहित प्रधानमंत्री ने की शिरकत। आजादी के अमृतकाल को प्रधानमंत्री ने बताया कर्तव्य और दायित्वों को निभाने वाला काल। संविधान के प्रति निष्ठा को लोकतंत्र और प्रगति के लिए बताया जरूरी। इसरो के पीएसएलवी C-54 की उड़ान, ओशन सैट 3 का सफल प्रक्षेपण। प्रधानमंत्री ने दी बधाई। समुद्री संसाधनों के उपयोग के लिए बताया अहम। भूटान के एक उपग्रह INS-2B का भी किया गया प्रक्षेपण। विदेश मंत्री ने बताया 21वीं सदी में दोनों देशों के बीच साझेदारी का नया युग। भारत को G20 की औपचारिक अध्यक्षता मिलने से पहले सदस्य देशों के राजदूतों की अंडमान में बैठक। G20 देशों के सामने रखा दृष्टिकोण। समावेशी सतत विकास, जलवायु परिवर्तन के वित्त पोषण और बहुउद्देशीय मंचों में सुधार पर रहेगा भारत का जोर। मुंबई में प्रायोजित आतंकी हमले को 14वीं बरसी। पीड़ित परिजनों ने कहा नहीं भूल पाए दर्द और दहशत की रात। 166 लोगों ने गंवाई थी जान, 300 से ज्यादा हुए थे घायल। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित देश की कई जानी मानी हस्तियों ने दी श्रद्धांजलि। अमेरिका के विदेश मंत्री ने भी ट्वीट कर घटना पर जताया दुख। खेल की खबरों में कतर में खेले जा रहे फीफा विश्व कप मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया ने ट्यूनीशिया को 1-0 से हराकर प्रतियोगिता में अपनी चुनौती को रखा बरकरार। एक अन्य मुकाबले में पोलैंड ने सऊदी अरब को 2 गोल से दी करारी शिकस्त। और क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मैच रविवार को। कीवी टीम 1-0 की बढ़त बना चुकी है। न्यूजीलैंड हैमिल्टन में होने वाले मुकाबले भारतीय टीम की वापसी की करेगी कोशिश। इस क्रिकेट मैच का सजीव प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स पर आप देख सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखते हैं अब खबरों को विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में उच्चतम न्यायालय द्वारा आयोजित संविधान दिवस समारोह के समापन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने संविधान सभा में 15 महिलाओं के शामिल होने को गर्व का क्षण बताया। उन्होंने आगे कहा कि इस पूरी यात्रा के दौरान महिलाओं और उनकी भागीदारी बढ़ी है, लेकिन संतुष्ट होने का कोई कारण नहीं है। न्यायपालिका को भविष्य में महिलाओं की भागीदारी को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। I am especially proud of the fact that the 389 members also included 15 women. When some of the leading nations in the West were still debating women's rights, in India, women were participating in the framing of the Constitution. Hansaben Mehta, one of them, also made a critical contribution in the drafting of the Universal Declaration of Human Rights. Speaking of women, I would like to note that their participation in the public life since independence has shown an upward trend, but there is no reason to be content. I understand the judiciary to strive to enhance gender balance. और वहीं संविधान दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वोच्च न्यायालय में संविधान दिवस समारोह में भाग लिया। पीएम ने कहा कि यह मौका संविधान निर्माताओं के सपनों को साकार करने और उनके योगदान को नमन करने का दिन है। पीएम ने युवाओं में संविधान को लेकर समझ को बढ़ाने के लिए इस चर्चा और बहस को जरूरी बताया। संविधान दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संविधान हमारी सबसे बड़ी ताकत है।
उन्होंने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि संविधान की उद्देशिका में कही गई बातें केवल शब्द नहीं है। हम भारत के लोग सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक आह्वान, एक प्रतिज्ञा और एक विश्वास है। वी द पीपल एक आह्वान है, एक प्रतिज्ञा है, एक विश्वास है। संविधान में लिखी ये भावना उस भारत की मूल भावना है जो दुनिया में लोकतंत्र की जननी रहा है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी रहा है। यही भावना हमें वैशाली के गणराज्य में भी दिखती है, वेद की ऋचाओं में भी दिखती है। संविधान दिवस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पीएम ने जस्टिस क्लॉक, जस्ट आईएएस मोबाइल ऐप 2.0, डिजिटल कोर्ट और S3WAAS वेबसाइट्स का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि समय पर न्याय के लिए न्यायपालिका कई सार्थक कदम उठा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी का ये अमृतकाल देश के लिए कर्तव्य काल है। प्रो पीपल पॉलिसीज की ताकत से आज देश और देश का गरीब, देश की माताएं बहनें, उनका सशक्तिकरण हो रहा है। सामान्य मानवीय के लिए आज कानूनों को सरल बनाया जा रहा है। टाइमली जस्टिस के लिए हमारी जुडिशरी भी लगातार कई सार्थक कदम उठा रही है। आजादी का यह अमृतकाल देश के लिए कर्तव्य काल है। प्रधानमंत्री ने आज ही के दिन 2008 में मुंबई आतंकी हमले में मारे गए लोगों को नमन भी किया। संविधान दिवस के मौके पर भारत के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि न्याय तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करना अब भी एक बड़ी चुनौती है। In a nation as large, diverse and graded as ours, the paramount challenge that the judiciary as an institution faces is to ensure that the justice delivery system is accessible to everyone. Challenges require dedicated actions. The Indian judiciary has been adopting several measures of institutional reforms with a single objective, and I borrow the celebrated phrase of American civil rights activist Dr. Martin Luther King Jr. to describe it, to bend the arc of the moral universe towards justice. कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि आम लोगों की सुविधा के लिए कानून की जानकारी और अदालती कामकाज में स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है। इस विषय पर कानून मंत्रालय और बार काउंसिल ऑफ इंडिया मिलकर काम भी कर रहे हैं। Once the medium and mode of legal education starts using the regional languages, it would pave the way of creating a local language ecosystem under which the entire judicial system would operate. 26 नवंबर 1949 में संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था। 2015 से इस दिन को संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। विकास सारथी, DD न्यूज, दिल्ली। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी नई दिल्ली में संविधान दिवस के अवसर पर व्याख्यान देते हुए कहा कि भारत दुनिया के बेहतरीन संविधानों में से एक है। उन्होंने संविधान सभा के सदस्यों की सराहना की। One of the finest constitutions in the world. Members of the Constituent Assembly were enormously talented, with impeccable credentials and immense experience. Synergic functioning of legislature, judiciary and executive, the three obvious facets of governance vital for democracy, and this is constitutional mandate. This has been happening in our country that results in success of our democracy. There is always room for improvement. और अब बात गुजरात विधानसभा चुनाव की, जहां आज भाजपा ने संकल्प पत्र जारी कर दिया, जिसमें समान नागरिक संहिता लागू करने, 20 लाख युवाओं को रोजगार देने जैसे संकल्प रखे गए हैं। कांग्रेस और पहली बार किस्मत आजमा रही आम आदमी पार्टी पहले ही अपने चुनावी वादों की घोषणा कर चुकी है। तो क्या कुछ खास है भाजपा के संकल्प पत्र में? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में।
182 सीटों का रण गुजरात विधानसभा चुनाव और भाजपा ने जारी किया संकल्प पत्र 2022। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दावा कि जो अब तक वादा किया उसे पूरा किया है और जो वादा कर रहे हैं ये भी जरूर पूरे होंगे। यह जो संकल्प पत्र हमारा है ये महज एक डॉक्यूमेंट नहीं है और देश और दुनिया भी और गुजरात के पत्रकार भी इसको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं देखते, वो जानते हैं कि जो कहा है वो किया है और जो कहेंगे वो करेंगे, ये ताकत है तो भारतीय है। गांधीनगर में भाजपा पार्टी ऑफिस में राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी किया। इसमें कुल 40 संकल्पों को जगह दी गई है, जिसमें समान नागरिक संहिता समिति की सिफारिशें लागू करने, अगले 5 साल में 20 लाख युवाओं को रोजगार देने और कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर कोष के लिए 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। वहीं 25,000 करोड़ रुपए खर्च कर सिंचाई की सुजलाम सुफलाम योजना को विस्तार करने के साथ ही भारत का पहला ब्लू इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने, साउथ गुजरात और सौराष्ट्र में 2 सी फूड पार्क स्थापित करने का संकल्प भी जताया गया है। आयुष्मान भारत के तहत इलाज की रकम 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किए जाने, साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में 20,000 सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाने, IIT की तर्ज पर गुजरात में 4 इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विकसित किए जाने की वादे भी किए गए हैं। आदिवासी क्षेत्रों में 25 बिरसा मुंडा ज्ञान शक्ति आवासीय विद्यालय, 8 मेडिकल कॉलेज जनजातीय क्षेत्र में और 10 पैरामेडिकल कॉलेज खोलने का संकल्प भाजपा ने लोगों से किया है। इसके अलावा मजदूरों को श्रमिक कार्ड देने और इसके जरिए 2 लाख रुपए का लोन देने का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में, देश में रेडिकल विचारधारा को बढ़ा रहे हैं, उनके खिलाफ एंटी रेडिकलिज्म सेल बनाया जाएगा जो आइडेंटिफाई करेगा यानी चिन्हित करेगा और एलिमिनेट करेगा जो उससे उठने वाली थ्रेट होंगे, जो चुनौतियां होंगी उनसे उठने वाली चुनौतियों को एलिमिनेट भी करेगा। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में साल में 4 बार 1 लीटर खाद्य तेल और 1 किलो सब्सिडी वाला चना प्रति माह रियायती दरों पर उपलब्ध कराने का वादा भी किया है। वहीं केजी से पीजी तक की सभी छात्राओं को मुफ्त शिक्षा देने और आर्थिक रूप से कमजोर कॉलेज जाने वाली छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटर देने का वादा किया है। पार्टी ने जानकारी दी कि घोषणा पत्र बनाने के लिए 1 करोड़ लोगों से व्यापक तौर पर सुझाव लिए गए और उन्हें शामिल भी किया गया है। राज्य में विपक्षी कांग्रेस और पहली बार किस्मत आजमा रही आम आदमी पार्टी भी अपने चुनावी वादों की घोषणा कर चुकी है। भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी करते हुए विरोधियों पर भी हमला किया। आज जब हम आपके सामने संकल्प पत्र लेकर आए हैं और अपनी बात कह रहे हैं, तो मैं अपने साथियों से एक बात और कह देना चाहता हूं। बहुत से राजनीतिक दल हैं, बड़े बड़े घोषणाएं करेगी क्यों ना, क्योंकि आना तो है नहीं सरकार में, लेना एक ना देना दो। अगर सपने दिखाने हैं तो दिखा लो जो दिखाना है। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण में 89 सीटों पर 1 दिसंबर को वोट पड़ेंगे, वहीं दूसरे चरण में 93 सीटों पर 5 दिसंबर को मतदान होगा। गांधीनगर से शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो ये तो हुई बात संकल्प पत्र और घोषणा पत्रों की, लेकिन एक सवाल जो सभी के मन में है कि गुजरात चुनाव में मुकाबला क्या इस बार 2 तरफा है या फिर त्रिकोणी। इसको लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में भी द्वंद्व जारी है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे की चुनौती को सिरे से खारिज कर रही हैं। हम बात कर रहे हैं भावनगर पश्चिम विधानसभा सीट की, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी का कहना है कि कांग्रेस मुकाबले से बाहर है, तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि आम आदमी पार्टी का गुजरात में तो कोई वजूद ही नहीं है। हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह से देखिए इस बारे में कांग्रेस उम्मीदवार किशोर सिंह गोहिल और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राजू भाई सोलंकी की बातचीत। पूरे गुजरात के लोग मान रहे हैं कि कांग्रेस कहीं पे फाइट में नहीं है, वो कोई चुनाव में है ही नहीं। इस बार कांग्रेस के ऊपर गुजरात की जनता बिल्कुल भरोसा नहीं करने वाली। ये सब खोटी बात है, झूठी बात है। कांग्रेस का प्रचार ही अच्छा ही होता है। भावनगर पश्चिम 105 विधानसभा है, ये सीट पे शायद 30 से ज़्यादा
आसाम, दिल्ली और पंजाब से बाहोस एमएलएस और नगर सेवक इधर आए हैं। कैंपेन बहुत बढ़िया कैंपेन कर रहे हैं, ज़बरदस्त कैंपेन कर रहे हैं। लोगों के बीच जाते हैं, ग्राउंड पे जाते हैं, डोर टू डोर जाते हैं और बहुत बढ़िया कैंपेन कर रहा है। मेरा शक्ति से आने वाला है, પછી ये प्रियंका जी आने वाला है। कांग्रेस का प्रचार ही अच्छा ही होता है। अरविंद केजरीवाल की जो रणनीति है, उसकी जो गारंटी है, उसकी जो राजनीति करने की सिस्टम है, उनके ऊपर जो भरोसा किया है, उसका ईमानदार, कट्टर ईमानदार पार्टी है, इसके ऊपर भरोसा किया है। जो स्वास्थ्य, शिक्षा, इनके ऊपर काम करने, रोजगार, इनके ऊपर काम करने वाली जो अरविंद केजरीवाल साहब की आम आदमी पार्टी पे पूरे पंजाब और दिल्ली ने लोगों ने भरोसा किया है। इसके बाद अब गुजरात की बारी आई है। 2022 के चुनाव में गुजरात के लोगों ने भी मन बना लिया है कि इस बार गुजरात में भी दिल्ली और पंजाब जैसी हमें सरकार चाहिए। भावनगर में नया धंधा नहीं आया, नया स्कूल नहीं खोली है, सब में तकलीफी है, मोंघवारी है, सब कुछ है। रास्ता तुम्हें देख लो, अब भावनगर आया ना, अभी रास्ता होता है, जो विरोध होता है तो रास्ता अभी, नगर अभी तो होना ही नहीं चाहिए ना छूटने के तक। अब देखो रास्ता होता है, क्योंकि इधर कुछ किया ही नहीं नया काम, जो बोला है वो तो किया ही नहीं, तो इसलिए उसका विरोध है। हमेरा काम देख के वो हमको मत देंगे। तो अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं। अब बात करते हैं इसरो के एक और छलांग की। इसरो ने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट OceanSat-3 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। यह प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से 11:56 पर किया गया। सैटेलाइट OceanSat-3 को धरती से 743 किलोमीटर दूर ऑर्बिट में स्थापित किया गया। साथ ही आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 8 नैनो उपग्रहों को भी लॉन्च किया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PSLV C-54 मिशन के सफल प्रक्षेपण पर इसरो को बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि EOS-06 उपग्रह से समुद्री संसाधनों के श्रेष्ठ उपयोग में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारतीय कंपनियों पिक्सल स्पेस और ध्रुव स्पेस के 3 उपग्रहों के प्रक्षेपण से नए युग की शुरुआत हुई है। इससे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारतीय प्रतिभा का पूरा उपयोग किया जा सकता है। और वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत भूटान की साझेदारी को 21वीं सदी का नया दौर बताया। और मणिपुर के अपने दौरे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बांग्लादेश और म्यांमार के साथ संपर्क और व्यावसायिक अवसर बढ़ाने पर जोर दिया है। In terms of external access, obviously the two countries which are immediately relevant are Bangladesh and Myanmar. And with both of them, we are trying in different ways to improve connectivity and to improve business, including creating opportunities on the border hearts for border located businesses to happen. रुख करते हैं एक और बड़ी खबर का। बस कुछ ही दिनों का वक्त है जब भारत औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता ग्रहण कर लेगा। इसलिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के स्वराज द्वीप में चल रही G20 देशों के मिशन प्रमुखों और राजनयिकों की बैठक महत्वपूर्ण हो जाती है, जहां भारत अपनी अध्यक्षता में G20 का क्या हो फोकस, इस पर सहमति तैयार करने का प्रयास कर रहा है, ताकि भारत की अध्यक्षता में G20 आपसी समन्वय और समावेशी प्रयासों से वैश्विक कल्याण के लिए काम कर सके। भारत द्वारा 1 दिसंबर को औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता संभालने से कुछ दिन पहले शनिवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का स्वराज द्वीप G20 देशों के मिशन प्रमुखों और राजनयिकों की बैठक का गवाह बना। बैठक का आयोजन भारत के G20 में मुख्य फोकस को उजागर करने के लिए किया गया। भारत चाहता है कि उसकी अध्यक्षता समावेशी और कार्य उन्मुख हो। We highlighted India's priorities of inclusive and sustainable growth, of climate finance, of accelerated action on SDGs. So all these issues were brought to their knowledge, and they've been requested to play a very active, very critical role. They will been told that India wants
its presidency, as the Prime Minister has said, to be very inclusive, to be reform-oriented, to be action-oriented. We will be very decisive and we want all the countries to partner us in this process. G20 की अध्यक्षता से पूर्व इस बैठक में भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने भारत की वृद्धि, विकास की कहानी और किस तरह से भारत अपनी अध्यक्षता को महत्वाकांक्षी, कार्य उन्मुख और निर्णायक बनाने की योजना बना रहा है, इसकी रूपरेखा पेश की। कांत ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधिमंडलों से अपने देश के राजदूतों के रूप में नहीं, बल्कि भारत के राजदूतों के रूप में कार्य करने का आग्रह किया, ताकि वे नीतिगत एजेंडे पर आम सहमति बनाने में सक्षम हो सकें। All the 43 ambassadors are here in Andaman. We had made a presentation to them on all the working groups, on what India's priorities are, and we've requested them that they must act not as the ambassador of their country, but they should also act as our ambassadors to ensure that their ministers, their Sherpas, their participation is full. They should come prepared because our issue notes have been circulated. They should be fully interacting with us so that we are able to arrive at a consensus. G20 में भारत के मुख्य समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंगला ने बैठक में कहा कि भारत ने सदस्य देशों के बीच समन्वय का आह्वान किया ताकि उसकी अध्यक्षता को सफल बनाया जा सके। G20 Sherpa gave a very detailed overview of not only our country's, I would say, main achievements in the socio-economic area, but how we intend to use our platforms to take the G20 agenda forward. And of course, on my side, I also presented organizationally what are the preparations for our G20 presidency, how we propose to approach many of the important issues, and how we want the support and cooperation of G20 countries and the embassies which are in India in making sure that our presidency is a successful one. इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत में G20 की अध्यक्षता के प्रतीकात्मक हस्तांतरण में गैवल सौंपा था। ये कॉन्फ्रेंस इसलिए भी अहम थी क्योंकि ये 26 नवंबर को हो रही थी। भारत ने 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों का हवाला दिया और एक गुहार लगाई G20 मुल्कों को कि आतंकवाद के खिलाफ सबको एक संयुक्त मोर्चा खोलना होगा। कैमरामैन वाईके लोकनाथ के साथ अमृतपाल सिंह, स्वराज द्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, डीडी न्यूज। अगली खबर, काशी तमिल संगमम में चौथा जत्था काशी पहुंच चुका है। देश के कोने कोने से आए लोगों को बाबा विश्वनाथ का दर्शन, मंत्रोच्चार के साथ काशी आए तमिल के समूहों का स्वागत, अंगवस्त्र और रुद्राक्ष की माला देकर आदर प्रदान किया गया। यहां आए लोगों का स्वागत करते हुए मंदिर के पुजारियों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि देश के अलग अलग राज्यों से अलग अलग संस्कृतियों के लोग यहां आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम इन श्रद्धालुओं का स्वागत करके इन्हें भगवान भोले बाबा के दर्शन करा रहे हैं। आंध्र प्रदेश देख लो, महाराष्ट्र देख लेना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जिस जगह पे है ना, हमको इतना अच्छा से स्वागत किया है। सब लोग रात को 10 बजे 1 बजे आके सारा लोग हमको स्वागत किए हैं और हमको ये लगा है कि जो मोदी जी का एक ही भारत श्रेष्ठ भारत, सबको सबका संप्रदाय और सबका जो कलाचार सबको एक ही होना चाहिए। इसलिए हमने ट्रेन में 2 दिन हमने ट्रेन में आने के समय हमको इतना अच्छा लगा कि इतना अच्छा स्वागत किया है। और काशी तमिल संगमम जो मोदी जी का जो सपना है, वो सब लोग हमारे साथ जो आए हैं उनको बहुत अच्छा लगे थे, बहुत अच्छा लगे थे। ऐसा उन्होंने कभी इतना जो उम्र के लोग हैं कभी अपना जिंदगी में ऐसा तो स्वागत नहीं किया है, इतना अनुभव नहीं किया है। सबका सम्मान है, उसके बाद सबका भोजन की व्यवस्था है, सारा सम्मान का कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। काफी विगत दिनों से कार्यक्रम चलते हुए आ रहा है और आगे भी ये कार्यक्रम चलेगा। अभी काफी देर कार्यक्रम चलता रहेगा। आगे की खबरों में, दिल्ली में चल रहा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला रविवार को संपन्न हो रहा है। मेले में रोजाना भीड़ उमड़ रही है। मेले में नई नई कंपनियां और नए नए उत्पाद देखे जा सकते हैं। ईरान में चल रहा 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला रविवार को संपन्न हो रहा है। मेले में इस बार नई नई कंपनियां देखने को मिली। हर कंपनी अपने अपने उत्पादों की विशेषता बताती नजर आई।
हम लोग मार्केट में अभी काफ़ी नए आए हैं, हमारे को लॉन्च हुए सिर्फ 1 साल हुआ है और हमारे ब्रांड की यही स्पेशलिटी है कि हम लोग एक बहुत ही सेफ़ प्रोडक्ट कंज्यूमर्स को देते हैं। हम लोग सारे के सारे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो काफ़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद ही किसी एक फॉर्मुलेशन में डालते हैं। मेले में इस बार कश्मीर के उत्पादों को लेकर लोगों में काफी आकर्षण रहा। कश्मीर से आए सईद परवेज अहमद भी खादी के पंडाल में ड्राई फ्रूट और शहद लेकर आए हैं। लोगों को अभी बहुत कम नॉलेज है कि दैट इज़ ऑर्गेनिक, वहाँ से ऑर्गेनिक फूड्स आते हैं, तो उसका जहाँ पे हमें अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है मोस्ट प्रोबेबली MSME के द्वारा कि हम अपने जो कश्मीरी प्रोडक्ट्स है उनका यहाँ पे लोगों को अवेयर कर सकते हैं और उनको सेल भी कर लेते हैं। मेले में हर तरह का उद्यमी देखने को मिला, चाहे स्टार्टअप हो या फिर बड़ी कंपनियां। हम लोग क्राफ्ट और कुछ परफ्यूमरी प्रोडक्ट्स हम लेकर आए हैं जिसका बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस हमें यहाँ मिल रहा है। स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ स्पेशल परफ्यूम्स सस्ते बजट में हम लोग इस बार लेकर आए हैं। मेले में हर कोई यहाँ आकर उत्साहित दिखाई दिया। हमें यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, हर स्टेट का कल्चर, हर जगह का काफ़ी सुंदर डेकोरेटिव चीज़ें, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखी, लाइक कि किस स्टेट का क्या कल्चर है, वहाँ पे क्या स्पेशलिटी है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर आने का। बच्चों ने नया कल्चर, हर जगह का, हर स्टेट का कल्चर देखा। मेले में इस बार हर दिन काफी संख्या में दर्शक पहुंचे हैं। ग्रीश निशाना की रिपोर्ट, DD न्यूज़, दिल्ली। और अब खबर खेल के मैदान से। कतर में खेले जा रहे फीफा विश्व कप में शनिवार को ग्रुप डी के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने ट्यूनीशिया को 1-0 से हराकर प्रतियोगिता में अपनी चुनौती को बरकरार रखा है। फ्रांस के हाथों पहले मैच में हार का मुंह देखने वाली ऑस्ट्रेलिया ने जोरदार वापसी की और ट्यूनीशिया के खिलाफ शुरुआत से ही आक्रामक रणनीति अपनाई। और वहीं विश्व कप के 7वें दिन ग्रुप सी में पोलैंड ने सऊदी अरब को 2-0 से हरा दिया। पोलैंड की टूर्नामेंट में यह पहली जीत है। मैक्सिको के खिलाफ पिछला मुकाबला ड्रॉ रहा था। दूसरी ओर सऊदी अरब की टीम अर्जेंटीना को हराने के बाद इस बार चमत्कार नहीं कर पाई। और अब बात क्रिकेट की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला रविवार को हैमिल्टन के सेडोन पार्क में खेला जाएगा। टीम इंडिया फिलहाल 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से पीछे चल रही है। ऐसे में रविवार को होने वाला मुकाबला भारत के लिए करो या मरो वाला है। सेडोन पार्क में भारत का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा है। टीम इंडिया ने यहां 7 वनडे खेले हैं और उसे 6 में हार का सामना करना पड़ा है। तो वहीं भारतीय टीम को यहां एकमात्र जीत 2009 में मिली थी। तब महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने न्यूजीलैंड को 10 विकेट से हराया था। 2009 के बाद से भारतीय टीम ने यहां लगातार 4 मैच गंवाए हैं। तो रिकॉर्ड तो अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि टीम इंडिया इस मैच को जीतकर मुकाबले में सीरीज में बनी रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।